हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। बच्चों, जैसे जैसे आपके एग्जामिनेशंस रैप अप होते जाएंगे, जैसे जैसे कॉलेज एंड ब्रांच सिलेक्शन का स्टेज क्लोज आते जाएगा, ये बहुत जरूरी होगा कि आप इस कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में वेल इन्फॉर्म्ड हो और आपने रिसर्च प्रॉपरली कर रखी हो। तो बच्चों, इसी लीग में आज के इस वीडियो में हम लोग जोसा काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, जोसा इट स्टैंड्स फॉर जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। तो इंडिया में जो ये हमारे मेन कॉलेजेस हैं, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज। जीएफटीआईज मतलब गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है कि कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच, ये पूरा काउंसलिंग प्रोसेस जोसा काउंसलिंग अथॉरिटी जो है वो कंडक्ट करती है ऑनलाइन मोड में। ये पूरा काउंसलिंग प्रोसेस बच्चों स्टार्ट होता है जेई एडवांस्ड का रिजल्ट आने के बाद, और इसी काउंसलिंग से आपको आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में ब्रांच एलोकेट हो पाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी पूरे प्रोसीजर के बारे में एजुकेट करना चाह रहा हूं। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दोनों को बहुत जरूरी है बच्चों की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो उससे पहले आप इस प्रोसेस के बारे में एजुकेटेड हो, आपको पूरी डिटेल समझ में आए, ताकि उस टाइम पर हम एरर्स कमिट नहीं करें। मैं लिटरली बता रहा हूं, बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जहां पर काउंसलिंग के बारे में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण लोग मिस्टेक करते हैं और उस मिस्टेक को फिर 4 साल उस कॉलेज में जाकर आपको निभाना पड़ता है, उस मिस्टेक को आपको जीना पड़ता है। तो मेक श्योर आप इस पूरे प्रोसेस के बारे में वेल इन्फॉर्म्ड हो और बाद में आप एक स्मार्ट डिसीजन ले पाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने प्रोसेस में आगे गाइस। तो सबसे पहले, इन केस यू आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, तो दोस्तों चैनल पे आप सब्सक्राइब रहें, बिकॉज जैसे जैसे हमारा कॉलेज सिलेक्शन वाला स्टेज क्लोज आएगा, ऐसा बहुत सारा कंटेंट है कॉलेजेस के बारे में, ब्रांचेस के बारे में, कट ऑफ्स के बारे में, जो मैं रेगुलरली आपसे शेयर करता रहूंगा। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल। राइट, तो सबसे पहले तो जो मेरा आज का वीडियो है उसको मैं 3 सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। ऑल्दो जैसे मैंने कहा ये जेई एडवांस्ड के बाद काउंसलिंग प्रोसेस होता है, बट आपको एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन के लिए एक पूरी रिसर्च पहले करके रखनी चाहिए, स्पेशली पेरेंट्स को। तो मेन जो 3 पार्ट्स मेरे वीडियो में होंगे इस जोसा काउंसलिंग के बारे में, कि एक तो हम पूरा प्रोसेस समझेंगे कि ये पूरा प्रोसेस क्या है, जोसा काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, किस तरह से स्ट्रैटेजाइज और चूज करना होता है, ब्रांच और कॉलेज किस बेसिस पे चूज करना होता है, और किस तरह के मिस्टेक्स हमें अवॉइड करने हैं ना, क्या क्या एरर्स हो सकते हैं। कई बार डॉक्यूमेंट्स को लेकर एरर हो जाते हैं, कई बार चॉइस फिलिंग को लेकर एरर्स हो जाते हैं, तो किस किस तरह के मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है। तो ये 3 सेगमेंट्स में मैं मेनली बात करूंगा, जो अल्टीमेटली आपको लास्ट कॉलेज सिलेक्शन तक काम आएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, इन केस आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, कि सर मेरी रैंक पे मुझे क्या कॉलेज ऑप्शंस मिल सकते हैं, मेरी ब्रांच पे मुझे क्या कॉलेज ऑप्शन मिल सकते हैं, काउंसलिंग में आपको असिस्टेंस वगैरह की नीड है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू संपर्क में आ सकते हैं। माय टीम विल गेट इन टच विद यू एंड विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज। ठीक है, तो आप इस नंबर से हम हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। राइट, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। सबसे पहले तो इस काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू, जो जोसा मैंने नाम लिया, इस काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ये 4 रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन कैटेगरीज में आपको एडमिशन मिलता है ना। तो ये 4 कैटेगरीज कौन सी है? एक तो आईआईटीज, सारे 23 आईआईटीज, 32 एनआईटीज जिसमें आईआईईएसटी शिवपुर भी इंक्लूडेड है, 26 ट्रिपल आईटीज और 40 से ज्यादा जीएफटीआईज। इनके बारे में थोड़ा कम पता होता है लोगों को, मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको जीएफटीआईज के बारे में बताऊंगा, बट इसका फुल फॉर्म क्या है? इट्स गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस ही हैं, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं ये। तो बच्चों, इन सभी कॉलेजेस में आपका एडमिशन जो है वो जोसा काउंसलिंग प्रोसीजर के थ्रू होता है। नाउ अब थोड़ा स्टैटिस्टिक्स समझ लेते हैं। तो बच्चों, ओवरऑल सीट मैट्रिक्स अगर मैं आपको समझाऊं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स का अगर मैं हिसाब किताब बताऊं, तो अपन जानते हैं करीब करीब 15 लाख, 15.5 लाख बच्चे जेई मेन एग्जाम का फॉर्म भरते हैं। करीब करीब 15 लाख लोग, 14.5 लाख लोग जो है वो जेई मेन को अटेम्प्ट कर रहे हैं अपने 2026 का डेटा अगर देखें। और टोटल आईआईटीज में 2025 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो आईआईटीज में करीब 18,000 के आसपास सीट्स आईआईटीज में है। करीब 24,000, 24,500 सीट्स जो है वो एनआईटीज में है। ट्रिपल आईटीज में करीब करीब 10,000 सीट्स ट्रिपल आईटीज में है, जो सारे 32 ट्रिपल आईटी मैंने आपको बताए। और जीएफटीआईज की बात करें तो करीब करीब 10,000 सीट्स जो है वो जीएफटीआईज में।
तो बेसिकली इतनी सीट्स पर एडमिशन आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा। समझ गए बात? ठीक है, तो इन सारी सीट्स के लिए जो फाइट है, जो काउंसलिंग है, वो जोसा जो अथॉरिटी है वो कराने वाली है। अब एलिजिबिलिटी पाथवेज अगर अपन देख ले बच्चों, तो हमें पता है कि यार अगर हमने जेई मेंस एंड जेई एडवांस्ड दोनों की कट ऑफ क्लियर कर ली तो हम आईआईटीज के लिए एलिजिबल है, तो हम आईआईटीज में ऑफ कोर्स जा सकते हैं। और अगर मैंने सिर्फ जेई मेन की कट ऑफ क्लियर किया तो जेई मेन के थ्रू मैं आईआईटीज तो नहीं, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में जा पाऊंगा। तो ये ऑलरेडी हम सबको पता है, तो इसमें डिटेल में जाने का कोई मीनिंग नहीं है। अपन ऑब्वियसली जानते हैं कि जेई एडवांस के थ्रू आप आईआईटीज में जाओगे, ओनली मेंस अगर क्लियर हो पाया है, एडवांस को क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, तो आप एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज को चूज कर सकते हैं अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। नाउ ब्रीफली मैं पूरा प्रोसेस जो है, काउंसलिंग प्रोसेस ब्रीफली मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बाद कुछ कुछ सेगमेंट्स बच्चों ऐसे हैं बीच में जिनका मैं फुल लेंथ एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज उसकी इन डेप्थ नॉलेज और प्रॉपर रिसर्च आपको चाहिएगी। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होता है, आप जैसे ही आपका रिजल्ट वगैरह आ जाता है, जेई मेन का रिजल्ट आ गया, जेई एडवांस का रिजल्ट आ गया, या जेई एडवांस में आप क्वालिफाई नहीं किए तो आपकी जेई मेन की मान लो रैंक आ गई, तो जैसे ही जेई एडवांस के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, आपको सबसे पहले जोसा पोर्टल पे जाके, इस वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो आप उस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड चाहिए, है ना, जो आपका जेई मेन के टाइम पे एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड आपको मिला था, उसके थ्रू आप जोसा पोर्टल पे पहले लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद वहां आप अपनी डिटेल्स जो है वो व्यू कर लेंगे, वहां ऑलरेडी आपकी डिटेल्स अपलोडेड होंगे, बिकॉज आपने जेई मेन के फॉर्म में ऑलरेडी वो डिटेल्स डाली हुई, आपकी सारी डिटेल्स, नाम, फादर नेम, कैटेगरी वगैरह सब आ जाएगा। वहां पे अपना डेटा जो है वो आपको वेरीफाई करना होगा कि भाई सब कुछ सही आया है, वहां वेरीफाई करोगे और आप अपना एलिजिबिलिटी कंफर्म करेंगे। ना ये एक चीज है जो आपको क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हो ना, वहां पे आपको अपना एलिजिबिलिटी कंफर्म करना है। बच्चों एलिजिबिलिटी मतलब मैं स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी रूल की बात कर रहा हूं। अभी बड़ा क्रूशियल रूल है बच्चों, एनआईटीज में, सुना मेरी बात ध्यान से, एनआईटीज में 50% सीट्स जो है वो होम स्टेट कोटा के लिए रिजर्व्ड होती है। मतलब अगर आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान का जो एनआईटी है, एनआईटी जयपुर में 50% सीट्स जो है वो राजस्थान के बच्चों के लिए रिजर्व्ड है और बाकी 50% सीट्स आउटसाइड राजस्थान वाले स्टेट्स के लिए रहेंगी। ऐसे यूपी के लिए है, ऐसे दिल्ली के लिए ऑब्वियसली। सो बेसिकली स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी रूल में यह देखा जाता है कि आपने 12th बोर्ड एग्जाम कौन से स्टेट से दिया है ना, आप कौन से स्टेट के निवासी हैं वो मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, आपका डोमिसाइल कहां का बना हुआ है वो मैटर नहीं कर रहा है। तो क्या मस्ट रिफ्लेक्ट द स्टेट वेयर यू पास योर 12th बोर्ड एग्जाम, जहां 12th बोर्ड एग्जाम तुमने दिया है उस स्टेट का तुमको माना जाएगा एलिजिबिलिटी रूल में। मतलब अगर तुम मान लीजिए यूपी के रहने वाले हो बट राजस्थान में आके तुमने तैयारी किया और 12वीं बोर्ड एग्जाम, 12th बोर्ड एग्जाम राजस्थान से दिया है, तो आप राजस्थान के डोमिसाइल, आप राजस्थान के एलिजिबिलिटी होल्ड करोगे और आपको एनआईटी जयपुर में 50% होम स्टेट कोटा लगेगा, आपको यूपी में नहीं लगेगा। तो जहां के रहने वाले वो मैटर नहीं कर रहा है, जहां से 12th अपीयर कर रहे हो वो आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी माना जाएगा। इस फंडे को ध्यान रखें, है ना। तो होम स्टेट कोटा वाली सीट को जज करने के लिए यही वाला फैक्टर काम में आता है। समझ गए बात? अब स्टेप 1 आपका आ गया जिसमें डेटा वेरीफाई हो गया, रजिस्ट्रेशन करा लिया ना आपने, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी अपना कंफर्म कर लिया, स्टेट वेट सब देख लिया। अब स्टेप 2 आता है चॉइस फिलिंग। ऑब्वियसली सारी कहानी इस चॉइस फिलिंग में ही है। तो ये 10 मिनट के 15 मिनट के वीडियो में चॉइस फिलिंग नहीं समझा सकते पूरा, बट स्टिल मैं बेसिक्स आपको बता रहा हूं और इस चॉइस फिलिंग का एक डेडिकेटेड वीडियो में पूरा अलग से करूंगा कि किस बेसिस पे आपको चॉइस फिल करनी है। तो मैंने कहा आप चैनल पे सब्सक्राइब रहे और अपनी क्वेरीज के लिए जो नीचे नंबर आप देख रहे हो ना, उस पे आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो, जहां भी आप फंसते हो, जहां भी आपको दिक्कतें आती हैं। नाउ चॉइस फिलिंग बेसिक्स क्या होते हैं बच्चों, एक कॉलेज और उसकी एक स्पेसिफिक ब्रांच मिलकर एक चॉइस मानी जाती है। जैसे आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल इज कंसिडर्ड एज वन यूनिक चॉइस, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस उसको एक चॉइस माना जाएगा, आईआईटी बॉम्बे लेट्स से आपका मैकेनिकल उसको एक चॉइस माना जाएगा। मतलब एक कॉलेज और एक ब्रांच मिलाकर एक चॉइस मानी जाती है। और फिर आपको वहां पे, जैसे मान लीजिए अगर आप जेई एडवांस को क्वालिफाई कर गए, जेई एडवांस में आपका रैंक आ गया, तो आपके पास आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज सारी चॉइसेस भरने का ऑप्शन होगा। अगर आप जेई एडवांस के लिए मान लो अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं किए थे, ओनली
मेंस के बेसिस पे कॉलेज जाने वाले हो तो आपके पोर्टल में केवल एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज का ऑप्शन आएगा, आईआईटीज के ऑप्शन आएंगे ही नहीं। और फिर आप वहां पे अपना एक चॉइस लिस्ट बनाओगे, आपको कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच आपको प्रेफर करनी है, आपकी क्या पसंद है, वो एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है, विच इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। और उसको एक प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर गाइडेंस के साथ हमें प्रोसीड करना होता है टू अवॉइड मिस्टेक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट फंडा देखते हैं। तो बच्चों, स्ट्रैटेजिक प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होता है? मान लो मेरा 8000 रैंक आया है जेई एडवांस्ड में, या मान लो मैं जेई मेंस की बात करता हूं, चलो जेई मेंस में मेरा 8000 ऑल इंडिया रैंक आया है या 10,000 ऑल इंडिया रैंक आया, जैसे एग्जांपल डेटा लेते हैं, 10,000 ऑल इंडिया रैंक आया। तो अब मैं जब अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊंगा और मान लो मैं जेई एडवांस्ड क्लियर नहीं कर पाया, आईआईटीज के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं, तो मुझे अपनी जेई मेंस की जो 10,000 रैंक है उसके दम पे ही कॉलेज लेना है। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं चॉइस लिस्ट बनाऊंगा तो मैं सबसे पहले पूरा डेटा रिसर्च करूंगा कि 10,000 ऑल इंडिया रैंक पर पिछले साल के रिलेटिव या बेसिकली पिछले 2-3 सालों के हिसाब से कौन कौन सा कॉलेज ऑप्शन मिल सकता है मेरी रैंक के अराउंड। मान लो जनरल कैटेगरी में 10,000 रैंक है, तो मेरी रैंक के अराउंड मुझे क्या कॉलेज ऑप्शंस मिल सकते हैं, वो रिसर्च बहुत जरूरी है। अपन क्या करेंगे, मान लो 10,000 रैंक के आसपास मैंने देखा कि साहब ये 6-7 कॉलेज ऑप्शंस और ब्रांच ऑप्शंस हैं, मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले टॉप कॉलेजेस से भरना शुरू करूंगा। लिस्ट बहुत बड़ी है, आप बहुत सारे चॉइसेस भर सकते हैं, लिमिटेशन नहीं है, तो 5-7 चॉइसेस भर के खत्म नहीं करना है। आप सबसे पहले टॉप टीयर ड्रीम कॉलेजेस आप भर दो, भले आपको नहीं मिल रहे हैं, आप भरो उसके अंदर पूरा बड़ा एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाओ। 5-7 कॉलेजेस का लिस्ट नहीं बनाना है, भर भर के लिस्ट बनाना है। तो पहले ड्रीम चॉइसेस आप भर दो जो हो सकता है आपको नहीं मिल रही हो। अब 10,000 रैंक है तो एनआईटी तिरची में कंप्यूटर साइंस तो नहीं मिलेगा, बट तब भी मैं भरूंगा एनआईटी तिरची कंप्यूटर साइंस, एनआईटी वारंगल कंप्यूटर साइंस, एनआईटी इलाहाबाद कंप्यूटर साइंस, ऐसा भरूंगा मैं। फिर ड्रीम चॉइसेस के बाद में आऊंगा मिडिल टीयर, जो मेरी रीच में है, जो कॉलेजेस और ऑप्शंस मेरी रीच में है वो सारे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में भरूंगा जो मेरी रीच में आ रहे हैं, जो मेरी रैंक के आसपास मिलते हैं। अब कौन से तुम्हारी रैंक के आसपास मिलते हैं, उसके लिए रिसर्च चाहिए, उसके लिए गाइडेंस चाहिए अपने को। और फिर उसके लिए मुझे बॉटम टीयर भी भरना होगा, मतलब सेफ्टी चॉइसेस, कि भाई जो मेरी रीच में है वो जो मैंने चॉइसेस भरी, अगर गलती से वो ना मिली तो फिर कौन सी ऐसी चॉइसेस हैं जो मैं बैकअप के तौर पे रख रहा हूं, जो मुझे हर हाल में मिल ही जाएंगी, वो सबसे नीचे आ रही है। तो सबसे ऊपर ड्रीम चॉइसेस जो शायद मुझे मिल ही नहीं सकती थी, फिर मेरी रीच वाली चॉइसेस, और फिर वो सेफ्टी चॉइसेस जो हर हाल में मुझे मिल जाएंगी अगर ये मिडिल टीयर वाली मेरे को नहीं मिली तो इसको एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट ऑर्डर में आपको, प्रेफरेंस ऑर्डर में आपको भरना होता है। मल्टीपल टाइम्स चेक करना होता है अपने सीनियर्स, अपने एल्डर ब्रदर्स सिस्टर्स या कोई काउंसलर से, अपने टीचर से उसको क्रॉस चेक करवाना होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप एंड द रूल, फिल द मैक्सिमम पॉसिबल ऑप्शन। कभी लिमिटेड ऑप्शन नहीं भरो, भर भर के चॉइसेस भरो, बट प्रेफरेंस ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, इसका डिटेल्ड वीडियो आपको पूरा एजुकेट करने के लिए एक सेपरेट बनाऊंगा चॉइस फिलिंग का। अब एक बार आपने चॉइस फिल कर दिया तो उसको लॉक करने की जल्दी में मत रहो, आपको चॉइसेस भर के सबमिट करनी होती है, लॉक करनी होती है, उसको लॉक करने की जल्दी में मत रहो। बच्चों, चॉइसेस भरने के बाद जोसा एक मॉक अलॉटमेंट, एक डमी राउंड कंडक्ट करता है। डमी राउंड का मतलब यह है कि जो लोगों ने प्रेफरेंसेस भरी हैं उसके बेसिस पे किसको कौन सा कॉलेज मिलने की संभावना है, यह फाइनल रिजल्ट नहीं होता। डमी राउंड काउंसलिंग का मतलब यह है कि अभी जो हालात चल रहे हैं, जो लोगों ने प्रेफरेंस भरी है, जो लोगों ने चॉइस लिस्ट भरी है, जो मैंने अभी समझाया, उस चॉइस फिलिंग के हिसाब से किसको कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी आ रही है, तो वो आपको बताएगा कि भाई तुमको ये मिल रहा है। अब अगर आपने चॉइस भरने में कोई गलती की होगी और आपको दिखा कि यार ये मेरे को तो ये वाली ब्रांच मिल गई, मैं तो ये चाहता ही नहीं था, ये कहां से मिल रही है, तो आपको अपनी चॉइस लिस्ट में करेक्शन करने का एक मौका मिल जाता है। आपको समझ आ जाता है कि यार ये तो एक अनवांटेड ब्रांच मेरे को गलती से अलॉट हो रही है, मैंने चॉइस लिस्ट में मिस्टेक कर रखी है, वहां पे अपन सुधार कर सकते हैं। बच्चों, बहुत केयरफुल रहना होगा उस प्रोसेस में। तो डमी राउंड से पहले, मॉक अलॉटमेंट से पहले चॉइसेस लॉक नहीं करेंगे, चॉइसेस लॉक नहीं करेंगे। So do not lock the choices before the mock allow। एक बार तुमने लॉक कर दिया ना, तो फिर डमी राउंड के बाद भी तुम चेंजेस नहीं कर पाओगे उस चॉइस लिस्ट में। तो डमी राउंड से पहले चॉइसेस लॉक करो ही मत।
एक बार डमी राउंड हो गया, उसके बाद फिर आप अपनी चॉइसेस लॉक करें, मतलब जैसे इमीडिएट लॉक नहीं करना है, अदरवाइज परमानेंटली लॉक हो जाएगा, चेंज नहीं कर पाओगे। डिलेड लॉक ये रेकमेंडेड है कि बाद में फाइनल लॉकिंग करो मॉक के बाद, और गलती से अगर आप लॉक नहीं भी करोगे ना, तो जो आपका फाइनल ऑर्डर था वो ऑटो लॉक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि लॉक करना रह गया, जो आपने फाइनल ऑर्डर लॉकिंग डेट के पहले बनाया होगा वो अपने आप लॉक हो जाएगा। ठीक है, सो इफ यू फॉरगॉट टू लॉक, योर लास्ट सेव्ड ऑर्डर विल बी ऑटो लॉक एट द फाइनल डेडलाइन। ठीक, तो ये लॉकिंग वाला सिचुएशन हुआ। अब एक बार आपने चॉइसेस वगैरह लॉक कर दी, मॉक राउंड खत्म हो गया, अब उसके बाद आप जाते हैं वेटिंग फेज में। अब ये वेटिंग फेज चलता है टोटल 6 राउंड्स का। काउंसलिंग के टोटल 6 राउंड होते हैं, राउंड 1 2 3 4 5 6 चलेंगे, और उन सारे राउंड्स में कुछ अपग्रेड आपको मिलेगा, ब्रांच आप सिलेक्ट कर रहे हो वगैरह करते करते लास्ट में प्रोविजनल अलॉटमेंट आता है। तो इस वेटिंग फेज में आपको कौन कौन से फेज से निकलना होता है वो भी समझा देता हूं। तो बच्चों मान लो आपने एक चॉइस लिस्ट बनाई, राउंड 1 चल रहा है काउंसलिंग का, आपने चॉइस लिस्ट बनाकर भर दी, लॉक कर दिया, और राउंड 1 का रिजल्ट आया। अब राउंड 1 के रिजल्ट में मान लीजिए आपको कोई एक्स कॉलेज अलॉट हो गया, एक्स कॉलेज या ब्रांच अलॉट हो गई। तो जैसी आपको ब्रांच अलॉट हुई, आपको सबसे पहले एक सीट एक्सेप्टेंस फीस भरनी होती है। अब ये कई बार लोग गलती कर जाते हैं कि फीस अभी क्यों भरनी, जब कंफर्म। बच्चों फीस, अगर तुमको सीट अलॉट हो गई है, भले ये सीट तुमको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है पता नहीं, बट सीट अलॉट हो गई है, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी इमीडिएटली भरनी है उस सीट को होल्ड करने के लिए। अगर वो फीस नहीं भरा, पेमेंट फेल हो गया, तो आप इमीडिएटली आपकी सीट भी कैंसिल हो जाएगी और आप जोसा के बाकी सारे राउंड से बाहर हो जाओगे। तो अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई है राउंड 1 की काउंसलिंग में, आप इमीडिएटली पहले एसएएफ भरो, सीट एक्सेप्टेंस फीस भरो, और उसके बाद फिर आप अपग्रेड और बाकी स्टेप्स पे जाओ। सारे स्टेप सारे ओपन है आपके लिए, पर आपको एक बार एक्सेप्ट करना है कि हाँ भैया मैं इस सीट को एक्सेप्ट करता हूं और बेटर सीट के लिए भी अप्लाई करना चाहता हूं। तो सीट एक्सेप्टेंस फी भरोगे तो सीट हेल्ड हो गई, आपके सिक्योर हो गई, और अब आप अपग्रेड और बाकी राउंड्स के लिए एलिजिबल हो। अब तुम राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6 सब में पार्टिसिपेट कर सकते हो फीस भरने के बाद, है ना। तो ये फीस तुमको भरना होगा। अब ये सीट एक्सेप्टेंस फी भरने के बाद, कंफर्मेशन करने के बाद 3 चॉइसेस आपको मिलती हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, अगेन चॉइस फिलिंग के बाद का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है। इस पर भी एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा कि ये फ्रीज फ्लोट स्लाइड क्या होता है। अब बच्चों राउंड 1 हो गया, तुमने फीस भर दी, सीट एक्सेप्ट कर ली। अब राउंड 2 के लिए सीट एक्सेप्ट करते ही वो तुमको बोलेगा कि भाई इस सीट का क्या करना है। मान लो तुमको एनआईटी जयपुर में मैकेनिकल अलॉट हुआ फॉर एग्जांपल, बट तुमको नहीं चाहिए, तुमको बेटर सीट चाहिए, बेटर ऑप्शन चाहिए। तो 3 ऑप्शंस होते हैं बच्चों, एक ऑप्शन होता है फ्रीज, एक ऑप्शन होता है फ्लोट, एक ऑप्शन होता है स्लाइड। इनका क्या मीनिंग है एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे, पैसा भरते ही, सीट एक्सेप्टेंस फी भरते ही 3 ऑप्शन आएंगे। तो एक एक मीनिंग समझते हैं। फ्रीज का मतलब होता है कि जैसा तुम चाह रहे थे कि सर मेरे को तो एनआईटी जयपुर में सीएस ही चाहिए था और पहले राउंड में वही मिल गया, तो मेरे को कोई अपग्रेड नहीं चाहिए, मेरे को ये सीट डन करनी है, तो आप फ्रीज ऑप्शन चूज कर लोगे। फ्रीज ऑप्शन चूज करने का मतलब है आप अपनी चॉइस लॉक कर रहे हैं और आपको और अब अपग्रेड के लिए अप्लाई नहीं करना है, आपको ब्रांच कॉलेज बदलने के लिए अप्लाई नहीं करना है। आप ये फाइनली एक्सेप्ट कर रहे हो, आपकी सीट लॉक हो जाएगी और कहानी खत्म। ठीक है, ये तो ऑफकोर्स कम ही लोग करते हैं कि पहली बार में जो चॉइस चाह रहे थे वो मिल गई और आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, आपको अपग्रेड चाहिए ही नहीं। तो ये तो फ्रीज हुआ कि जैसा मिल रहा है आपने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन होता है फ्लोट। अब फ्लोट ऑप्शन का मतलब है कि भाई जो ब्रांच या कॉलेज मेरे को राउंड 1 में मिला, एक तो मैं उसको दिल से एक्सेप्ट करता हूं, मानता हूं कि भाई हाँ ये तो मेरे को मिल गया, ये तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, बट देखो कि अगर मेरे को कोई बेटर कॉलेज दे पाओ। आप बेसिकली सामने वाले को कह रहे हो कि इससे बेटर कॉलेज मेरी चॉइस लिस्ट में देख लो, इससे बेटर कॉलेज अगर मेरे को मिल रहा हो तो मैं चाहता हूं कि मेरे को एक कॉलेज अपग्रेड मिले। तो आपकी चॉइस लिस्ट में, प्रेफरेंस लिस्ट में जो ऊपर होगा वो मिलने की अगर संभावना होगी राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, 5, 6 में, तो आपको मिलेगा। तो फ्लोट करने का मतलब है कि जो सीट मेरे को अभी मिली है उसको तो मैं एक्सेप्ट कर ही रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कि अगर इससे बेटर सीट मिल रही हो, बेटर कॉलेज और ब्रांच ऑप्शन मिल रहा हो, तो मैं चाहूंगा कि मैं अपग्रेड के लिए अप्लाई करूं, कॉलेज ब्रांच दोनों अपग्रेड के लिए मैं अप्लाई करूं। तो आने वाले राउंड्स में अपग्रेड की संभावना देखी जाएगी।
और तीसरा ऑप्शन होता है स्लाइड का। अब स्लाइड का मतलब क्या है कि मान लो तुमने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में एनआईटी जयपुर का सीएस भी भरा था, एनआईटी जयपुर का ईसीई भी भरा था और एनआईटी जयपुर का मैकेनिकल भी भरा था। तुमको राउंड 1 में एनआईटी जयपुर का मैकेनिकल अलॉट हो गया। अब तुम कह रहे हो कि यार एनआईटी जयपुर तो ठीक है, मेरे को एनआईटी जयपुर ही चाहिए, मेरे को एनआईटी वारंगल में नहीं जाना है, मुझे एनआईटी कैलिकट में नहीं जाना है, मुझे एनआईटी जयपुर में जाना है, पर मैं चाहता हूं कि यार मैकेनिकल की जगह मुझे ईसीई ब्रांच मिल जाए, बेटर ब्रांच मिल जाए। तो अगर आप चाह रहे हैं कि भाई इंस्टीट्यूट तो मेरे को ओके है, एनआईटी जयपुर मैं चाह रहा हूं कि मेरे को मिले, बट इसमें बेटर ब्रांच मिल जाएगी क्या, वो अपन चाह रहे हैं सामने वाले से पूछना कि बेटर ब्रांच का ऑप्शन मिल रहा हो तो वो मेरे को दे दो। तो स्लाइड में आप सेम इंस्टीट्यूट में बेटर ब्रांच सिलेक्शन के लिए कोशिश कर रहे होते हैं कि राउंड 2 में देखो कि भाई मुझे एनआईटी जयपुर में ईसी मिल रही है क्या, या आने वाले राउंड में मुझे एनआईटी जयपुर में सीएस मिल रही है क्या। तो अगर आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से आपको मिल रही होगी अगले राउंड्स में, तो राउंड 2 में आपको अलॉट हो जाएगी, है ना। तो फ्लोट में आप पूरा का पूरा ऑप्शन ही अपग्रेड चाहते हो कि नहीं, मेरे को कॉलेज भी दूसरा और ब्रांच भी दूसरी चाहिए, मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में हायर ऑप्शंस पे मेरे को जाना है। और स्लाइड में आप कहते हो कि नहीं, अब मेरे को कॉलेज एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं एनआईटी जयपुर में एक्सेप्ट कर रहा हूं, मुझे आप बताओ कि एनआईटी जयपुर में बेटर ब्रांच दे सकते हो क्या। इस हिसाब से ये होता है, जैसे मैंने कहा डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। तो तुमने अपना फ्रीज फ्लोट स्लाइड ये सिलेक्ट किया। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो अगेन गाइस एक सेपरेट वीडियो में करूंगा अबाउट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, उनको कौन से फॉर्मेट में डालना है, क्या साइज होना चाहिए। बट डॉक्यूमेंट्स मोस्टली प्रोविजनल लेटर, फी रिसिप्ट, 10-12 की मार्कशीट, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, है ना, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है, फोटो आईडी प्रूफ है, बैंक का पासबुक, क्रॉस्ड चेक, ऐसे बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका पूरा चेकलिस्ट मैं आपसे शेयर करूंगा। बट अगला स्टेप होता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो वो लोग आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस करते हैं। जैसे आप भाई ऐसे तुमने फ्लोट किया, अब फ्लोट करने के बाद तुम राउंड 2 में, राउंड 3 में फिर फ्लोट करा, राउंड 4 में फिर फ्लोट करा, और मान लो राउंड 4 आते आते आपको मनपसंद कॉलेज मिल गया तो आपने फ्रीज कर दिया, या मान लो राउंड 5 में आने के बाद आपको मनपसंद मिल गया तो वो फ्रीज कर दिया। पर अगर तुमने मान लो लास्ट तक फ्रीज नहीं किया, तो जो तुम्हें राउंड 5 में मिल रहा होगा ना, वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। अब वो जरूरी तो नहीं है कि भाई तुमने आईआईटी बॉम्बे मांगो तो आईआईटी बॉम्बे मिल ही जाए, है ना। तो जहां तक अपग्रेड हो सकता है सीट अवेलेबिलिटी के हिसाब से कि भाई मेरे से ऊपर रैंक वालों ने क्या भरा है, उसके हिसाब से जो तुम्हें मिल सकता है वो मिलेगा। और उसके बियॉन्ड अगर अपग्रेड नहीं हो पा रहा होगा तो वो फ्रीज हो जाएगा, अपने आप वो लॉक हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला प्रोसेस हुआ, उसके बाद सारे फॉर्मेलिटीज वगैरह हो गए, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए। उसके बाद कॉलेज रिपोर्टिंग वाला स्टेज आता है। तो तुम कॉलेज जाते हो, वहां अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह 15-20 कॉपीज आपको लेके जानी होती हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स आप वहां पे देते हो, पासपोर्ट फोटोज वगैरह रिक्वायर्ड होती हैं, वो फिर लास्ट स्टेप है ना। ईश्वर करे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में अपन जाएं, तो ये कॉलेज रिपोर्टिंग वाला लास्ट स्टेप होता है। बट सारी कहानी, ये जो फ्रीज फ्लोट स्लाइड है ना, इसी के अंदर सारी कहानी चलती है। जिसको मैंने कहा अगर तुम्हें डाउट्स होंगे तो आपको कंफर्म करना है, समझना है, उसके बाद लॉक करनी कहानी, है ना। तो ऑब्वियसली आपके जो भी कस्टमाइज्ड आपके एरर्स या डाउट्स या दिक्कतें होंगी आप मुझसे पूछ सकते हो इस नंबर पे। अब उसके बाद बच्चों पूरा जोसा काउंसलिंग खत्म होने के बाद क्या होता है कि मान लो कुछ पर्टिकुलर सीट्स खाली रह गई, है ना। कुछ बच्चों ने एनआईटी जयपुर का कंप्यूटर साइंस फ्रीज किया था, बट वो फिर आईआईटी में चला गया, किसी और कॉलेज में चला गया, वो सीट खाली रह गई। किसी और कॉलेज में कुछ कुछ सीट्स खाली हो गई। तो जहां जहां पर सीट्स खाली रह गई ना, वो सारी खाली सीट्स उठाकर सीसैब, अब ये लास्ट राउंड होता है, राउंड 6 स्पेशल राउंड होता है जिसको सीसैब राउंड बोलते हैं। और इसमें जो जो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज वगैरह की बाकी सीट्स हैं, खाली सीट्स हैं, उसकी काउंसलिंग सेपरेटली कराई जाती है लास्ट में। तो वो सीसैब राउंड पूरा एक अलग से कंडक्ट होता है, जिसके अंदर हो सकता है कि काफी पीछे रैंक पर भी आपको बची हुई सीट में कुछ अच्छा सीट मिल जाए। तो ये बिल्कुल जोसा काउंसलिंग एंड होने के बाद सारी पेंडिंग सीट्स जो हैं, जो जो एनआईटी ट्रिपल आईटी में बच गई हैं, उसके लिए सेपरेट प्रोसेस ये कंडक्ट कराते हैं। तो सीसैब के लिए फिर एक अलग से डिस्कशन में करूंगा, ये तो जोसा के रिलेटेड है, सीसैब एक अलग स्टोरी है पूरी। तो इस लास्ट स्टेप के बाद भी फिर जो कुछ बच्चे ट्राई कर रहे हैं लगातार, 5 राउंड तक कुछ नहीं मिला, 6 राउंड तक कुछ नहीं मिला, तो सीसैब में ट्राई करते हैं कि एनआईटी ट्रिपल आईटी में कुछ मिल जाए। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस मैंने समझाया। अच्छा, इसके अलावा बच्चों एक जैक दिल्ली की काउंसलिंग अलग होती है, वो होती है एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, डीटीयू दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके लिए अलग काउंसलिंग है।
है ना। महाराष्ट्र के कॉलेज के लिए कैप काउंसलिंग वो अलग है, कर्नाटका के काउंसलिंग के लिए कॉमेड के वो अलग काउंसलिंग कराता है, वेस्ट बंगाल के लिए अलग काउंसलिंग होती है। ये काउंसलिंग मैंने आपको समझाया, ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए नहीं है, ये आपका आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी है उनके लिए। अब एलएनएम आईआईटी अलग काउंसलिंग होगी, है ना, डीएआईसीटी अलग काउंसलिंग है, बिटसैट अलग काउंसलिंग है, ऐसे प्राइवेट की सबके अलग अलग काउंसलिंग है। अभी अपन ने केवल जोसा की कहानी देखी है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि एक प्रोसेस आपको मैं समझा पाया, एक ओवरऑल प्रोसेस मैंने आपको समझाया। और ये जरूर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि यार ये प्रोसेस बहुत बारीकी से रिसर्च करके हमें करना होता है, ताकि कहीं हम एक गलत ब्रांच में या गलत कॉलेज में नहीं फंस जाएं। बच्चों जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, एग्जाम में गलती हो जाए ना तो फिर भी नंबरों के थ्रू पेनल्टी देकर तुम आगे बढ़ सकते हो, बट कॉलेज या ब्रांच सिलेक्शन में अगर मिस्टेक हो जाएगी ना तो 4 साल उस ब्रांच को, उस कॉलेज को तुम्हें निभाना पड़ेगा, तुम्हें जीना पड़ेगा उसे। इसलिए आराम से, तसल्ली से अपने सीनियर से बात करके, अपने टीचर से बात करके, हमसे डिस्कस करके, आप चाहें तो आप एक प्रॉपर इंफॉर्म्ड और वेल रिसर्च डिसीजन लें, है ना। सो गाइज, इन केस आपको जोसा काउंसलिंग में, वेस्ट बंगाल जेई की काउंसलिंग में, जैक दिल्ली में, कॉमेड के में, एमएचटी सीटी में, कहीं पर भी काउंसलिंग, ब्रांच, कॉलेज सिलेक्शन में कोई कंफ्यूजन है तो आप जो नंबर मैंने आपको बताया है, जो नंबर नीचे चल रहा है, उसके थ्रू, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के थ्रू आप हमसे संपर्क में आ सकते हैं। माई टीम विल गेट इन टच विथ यू एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल वेज। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है, जो भी आपका ड्रीम ब्रांच है, वो आपको मिले। आप अपने एस्पिरेशंस में, अपने एग्जामिनेशंस में शानदार परफॉर्म करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो नंबर है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।